नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे चुनावी सीजन में सियासी मैदान में उतरे ऐसे नेताओं की जो दावा तो जनप्रतिनिधि होने का करते हैं, लेकिन न गाली देने से बाज आते हैं और न ही धमकी देने से। विधायक का पावर देखेगा। तुमको आंख नहीं है रे, दिखाई नहीं देता है तुमको। जूता से मारेंगे तुमको, तुम पसवान। एमसीसी हमारा पास है, हम थाने उड़वा देंगे। और हम ये क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए इन दो खबरों को देखिए। पहली तस्वीर बड़हरा से आरजेडी विधायक और इस बार के प्रत्याशी सरोज यादव की है, जो फोन पर एक आम आदमी को न सिर्फ उठवा लेने की धमकी दे रहे हैं, बल्कि उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जगदीशपुर से आरजेडी विधायक और इस बार के आरजेडी प्रत्याशी राम विशुन लोहिया की, जो वायरल वीडियो में खुद का संबंध नक्सलियों से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर काम नहीं हुआ तो थाने को ही उड़वा देंगे। तो पहले बड़हरा से आरजेडी विधायक सरोज यादव का ऑडियो सुन लेते हैं। क्या तुम विकास का ब्यौरा चाहिए तुमको? नहीं जी, हम तो आनंद से बात कर रहे थे जी। बात कर रहे थे, तुमको टंगवा के लाने में हमको टाइम लगेगा। अभी विधायक का पावर देखेगा। तुमको आंख नहीं है रे, दिखाई नहीं देता है तुमको। गाड़ी देकर काहे बोल रहे हैं जी? हम आपको मारेंगे। जूता भी गाड़ी का बात करता है तुमको। तुम 2 दिन का लौंडा छोंडा तुम बात करता है रे। हाँ, तुमको विकास 22 साल लोग तुम लोगों को नहीं जानते हैं रे। तुम लोग मेरे चुनाव में कहाँ था, किसके साथ था, हमको नहीं पता है रे। हम नहीं जानते हैं रे तुम लोगों के बारे में। अब मनिया नहीं है, पसवान है जात के। तो पसवान है तो क्या चेगा? अच्छा ठीक है जी, ऐसी ही बात करते हैं हम आपसे। जूता से मारेंगे तुमको। तुम पसवान है, पसवान होके तुम ऐसा बोलेगा रे? तुम क्या, तुम्हारा मंजी सा खड़ा क्या किया है? मेरा बाप बेटा के पकड़ा था, ये तुमको नहीं मालूम है? सुनिए ना जी, आपसे तो हम बात नहीं कर रहे थे ना। आनंद हमसे नहीं, ग्रुप में है ना, सुना बोलेगा। तुमको हिसाब चाहिए। मैंने हिसाब वोट देगा बाप को, काम कराएगा हमसे। आपसे तो हिसाब नहीं न मांगे हम। काम नहीं मांगे। सुनिए, गाड़ी न दीजिए ज्यादा। तुम्हारे बारे में सब पता कर लिए हैं, कहाँ के हो। तो अब सवाल सरोज यादव से है कि अगर ये ऑडियो सही है तो सवाल ये कि क्या जनप्रतिनिधि से काम का ब्यौरा मांगना गुनाह है? क्या जनता अपने जनप्रतिनिधि से उनके काम का हिसाब किताब नहीं ले सकती? ये बड़ा सवाल है। क्या जनप्रतिनिधि से सवाल करने पर उनको बदले में गाली मिलेगी? अगर ऐसे जनप्रतिनिधि बनेंगे तो किसका भला होगा? क्या क्षेत्र का भला होगा अगर ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो ये कई सवाल हैं जिसका जवाब सरोज यादव को देना चाहिए। अब जगदीशपुर से आरजेडी उम्मीदवार राम विशुन लोहिया का भी वायरल वीडियो देख लीजिए। कि 48 घंटा में ये थाना छोड़वा दे, नहीं तो फिर हम लोग 18 तारीख के धरना पर बैठेंगे। इसको हटा के रखेंगे। अब हमने कहा कि उसको हटाइए, नहीं तो जान लीजिए कि जब हम वैसा जिद्दी आदमी जब थाना के घेर लेंगे तो गोली चलेगा, राइफल चलेगा। एमसीसी हमारा पास है, हम थाने उड़वा देंगे। हम यो जान लीजिए, हम कोई साधारण विधायक हम नहीं है, हम नहीं बोलते हैं ऐसा नहीं। साधारण विधायक है। अभी भी हमारा लड़का 3 लाख रुपए रसीद देता है आपका एमसीसी का, इसलिए थाना नहीं बुझे कि हम बहुत बड़ा पावरफुल है। खा जाऊंगा दरोगा का, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब सवाल राम विशुन लोहिया से है कि अगर ये वीडियो सही है तो नक्सलियों से संबंध रखने वाले कैसे हो सकते हैं जनप्रतिनिधि? खुद को असाधारण विधायक बता रहे हैं। क्या कानून को अपने हिसाब से चलाएंगे ऐसे नेता? क्या गोली बंदूक और नक्सलियों के दम पर बनेंगे विधायक? तो सवाल राम विशुन लोहिया से हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और राम विशुन लोहिया से यह सवाल न्यूज़ 18 पूछता है
कि खुद को असाधारण विधायक बताने वाले नेताजी क्या नक्सलियों से संबंध रखते हैं? क्या गोली बंदूक के सहारे विधायकी का धौंस दिखाएंगे नेताजी? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब राम विशुन को देना चाहिए। तो आरजेडी के 2 विधायक और दोनों इस बार अपने अपने क्षेत्र से उम्मीदवार भी हैं। आरजेडी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, दोनों विधायकों की बात की जाए तो दोनों विधायकों ने यह बताने की कोशिश की है। एक विधायक साहब तो जनप्रतिनिधि होने के नाते ये जवाब देना भी गवारा नहीं समझते कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया। दूसरे विधायक जी खुद को असाधारण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो साधारण विधायक नहीं हैं और नक्सलियों के जरिए थाने को उड़वा देने की धमकी दे रहे हैं। आरजेडी क्या इनके दम पर सत्ता में आना चाहती है? सवाल यह है। जी अलीम, और जिस ढंग से जगदीशपुर के विधायक हों या फिर सरोज यादव के जो बयान जो सामने वायरल हो रहे हैं वो किसी भी ढंग से राजनीति में सही नहीं कही जाएगी। और ये ना सिर्फ आरजेडी के बल्कि तेजस्वी की भी परेशानी जो है वो बढ़ाने वाली है। और ज़रा सोचिए कि अगर एक आदमी अगर अपने हिसाब किताब अपने विधायक से, अपने जनप्रतिनिधि से मांगता है और उसके बदले में अगर गालियां दी जाती हैं तो कैसे अपने प्रतिनिधि की उम्मीद करते हैं और आखिर वो अपने हिसाब किससे मांगे? सवाल यही है कि एक तरफ लगातार नक्सलियों से संबंध होने की बात वो खुद मान रहे हैं, हालांकि आरजेडी इस बात से इनकार कर रही है। आरजेडी का कहना है कि ये जो वायरल वीडियो है इसकी सच्चाई कुछ और है, लेकिन बयान सामने है। अभी तक जो विधायक है रामकिशुन लोहिया, उनका इस पर कुछ स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव जैसे शुरू हुआ है, इससे पहले अभी पूर्णिया के रानीगंज का जो मामला था आरजेडी कार्यकर्ता के हत्या होने की, उसमें तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ी थी। और अब कुछ दिन में ही 2 और जो बयान सामने आरजेडी विधायकों के आए हैं, तो इस चुनाव में तेजस्वी की परेशानी बढ़ गई है। जरूरत इस बात की है कि जो आला कमान है, तेजस्वी यादव है जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ करके बयान देना चाहिए और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार के राजनीति में या किसी भी राजनीति में ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। अलीम, रवि, हमने सरोज यादव और राम विशुन लोहिया से संपर्क साधने की कोशिश की है, लेकिन दोनों शायद इस पर जवाब देना नहीं चाहते हैं। उनका फिलहाल फोन बंद आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इनका जवाब जल्द आएगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये बात सामने आई है तो इस पर सफाई भी आनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ सफाई से काम चल जाएगा? क्योंकि लगातार आरजेडी के जो विरोधी हैं वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो फिर से जंगल राज की वापसी होगी। बिल्कुल, और जो 2 बयान आए हैं रामकिशुन लोहिया हो या फिर सरोज यादव के जो बयान आए हैं और जिस ढंग से बातें कही गई हैं वो बहुत आरजेडी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इसने एक मौका दे दिया है अपने विरोधियों को फिर से हमला करने का। जेडीयू जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि आरजेडी की जो सत्ता है ऐसे नक्सलियों की द्वारा चलती रही है पिछले 15 सालों तक। जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव फिर से सत्ता में आना चाहते हैं तो क्या इन लोगों के बल पर आना चाहते हैं? तो ऐसे सारे कयास में जो बयान सामने आ रहे हैं, इसमें आरजेडी के विधायक भले ही अगर संज्ञान ना ले रहे हों, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हों, वो जवाब नहीं दे रहे हों, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अगर राजनीति बिहार में करनी है और स्वच्छ राजनीति करनी है तो बड़े नेताओं को यहाँ पे जो नेतृत्व संभाल रहे हैं उन्हें इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सवाल स्पष्ट है अलीम कि बिहार के राजनीति में साठ घाट अगर कहीं से साफ पता चलती है तो ऐसे लोगों की इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद एक्शन ले रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को अगर टिकट मिलता है तो ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। इंतजार इस बात का है कि क्या तेजस्वी यादव इस पर कोई एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, और क्या तेजस्वी यादव को वाकई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जो वक्त है वो चुनाव का है।
और उम्मीद करते हैं रवि के जल्द ही इस पर आरजेडी की तरफ से बयान भी आएगा, आरजेडी सफाई देगी और आरजेडी अपने ऐसे विधायकों पर लगाम लगाएगी कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जनता ने इन्हें चुना है, तो जनता इनसे सवाल भी करेगी और इनका फर्ज बनता है कि वो जनता के सवालों का जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आरजेडी विधायकों के वायरल वीडियो पर आरजेडी ने सफाई दे दी है और कहा है कि इस मामले की जांच करेगी। हालांकि पार्टी ऐसे वायरल वीडियो को विरोधियों की साजिश भी बता रही है। वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो की क्या सच्चाई है, उसकी क्या हकीकत है, यह जांच का विषय है। इस पूरे मामले को पार्टी देखेगी, इस पर संज्ञान लेगी, लेकिन पहले तो सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये वीडियो का हकीकत क्या है। देखिए, यही है आरजेडी का असली चेहरा। अपराधी, बाहुबली, बलात्कारी, दागी, नक्सलियों के साथ सांठगांठ करने वाले। दरअसल राजद को कोई परवाह नहीं है जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है। बस उसको किसी कीमत पर अपने खौफनाक यादों को बार बार जनता को उसका स्मरण कराना है और लोगों को सिहरने पर और सदमे में जाने के लिए विवश करना है। इस व्यक्ति ने पूरी पोल पट्टी आरजेडी की खोल दी है। अब आरजेडी नेतृत्व को अपना उम्मीदवार बदलना चाहिए और कार्रवाई के लिए खुद फैसला करना चाहिए। क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल की जो पूरी नीति रही है वो कहीं न कहीं आतंक राज और अराजकता की रही है और उसी मानसिकता से लोग वहाँ डेवलप हुए हैं और आज उसका प्रकटीकरण कर रहे हैं। हम लोग तो कहते थे कि इन लोगों के समय में किस प्रकार से नरसंहार होता था, क्यों नक्सली हम घटनाएं घटती थी, इसका उदाहरण है। और जो कल बोला गया, तेजस्वी यादव को सामने से आके बताना चाहिए कि उनके कितने लोग नक्सलियों लोग से जुड़े हैं और बिहार में फिर से उस राज को लाना चाह रहे हैं। और उधर तमाम विरोधों के बावजूद रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री हो गई है और देर रात तेजस्वी यादव ने रामा सिंह को मैनार सीट के लिए पार्टी का सिंबल थमाया। रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह मैनार सीट से आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोध को लेकर रामा सिंह की आरजेडी में होने वाली एंट्री में देरी हो रही थी। रघुवंश प्रसाद सिंह रामा सिंह का इस कदर विरोध कर रहे थे कि उन्होंने बीमार होने और दिल्ली एम्स में भर्ती होने के बावजूद चिट्ठी जारी कर पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया था। रामा सिंह का पार्टी में आने का इस कदर विरोध था कि तेजस्वी को देर रात रामा सिंह को सिंबल देना पड़ा। हालांकि सिंबल मिलने के बाद रामा सिंह के सुर बदल गए हैं और उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि उनकी रघुवंश प्रसाद सिंह से कोई अदावत नहीं थी और वो वोट मांगने के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह के घर भी जाएंगे। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, रामा सिंह ने साफ कर दिया है कि उनका किसी भी तरह से कोई भी अदावत नहीं थी रघुवंश प्रसाद सिंह के, लेकिन क्या रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थकों को वो ये समझा पाएंगे कि वो हमेशा से उनका साथ देते रहे हैं, एक हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात रही रामा सिंह की समझाने की और रघुवंश बाबू के समर्थकों की समझने की, तो अगर ये तस्वीर ऐसी होती, हालात ऐसे होते, तो 2 दिन पहले यहाँ पे इतना पुरजोर तरीके से विरोध नहीं होता। जब हमने रामा सिंह का वो बयान चलाया था, जब रामा सिंह हमसे बातचीत में उन्होंने कहा था कि महनार से उनकी पत्नी जो है वो कैंडिडेट्स होंगी और आरजेडी की सदस्यता लेते ही वो चुनाव मैदान में उतरेंगी, तो उस दिन जैसे ही ये खबर न्यूज 18 पे प्रमुखता से चली, तो उसके बाद जो है रामा सिंह के विरोध में जो है रघुवंश प्रसाद सिंह के जो समर्थक है वो यहाँ आकर के पुरजोर तरीके से हो हल्ला हंगामा किया और उसका फलाफल ये रहा कि उसी दिन रामा सिंह जो है उनकी पत्नी। सवाल ये भी है कि रामा सिंह सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आखिर तेजस्वी को रात के अंधेरे में टिकट देने की जरूरत क्या पड़ गई? तेजस्वी ने दिया।
देखिए अली, बिल्कुल वही बात मैं बता रहा था कि जो विरोध लगातार हो रहा था रमा सिंह की आरजेडी में एंट्री को लेकर के और महनार से चुनाव लड़ने को लेकर के जो उन्होंने घोषणा की, उसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा था। और वो विरोध कल भी हो सकता था, जब रमा सिंह यहाँ टिकट लेने आते तो उसका विरोध हो सकता था। यही वजह है कि देर रात तेजस्वी यादव के राबड़ी देवी की जो आवास है वहाँ से कॉल गया रमा सिंह को, और फिर वो यहाँ आए और सिंबल लेकर के वो चले गए। कहीं ना कहीं जो विरोध है आगे भी उन्हें झेलना पड़ेगा। भले ही रमा सिंह ये कह रहे हैं कि उनका कोई अदावत, कोई विरोध, कोई जो है झगड़ा झंझट नहीं रहा है रघुवंश प्रसाद सिंह से, लेकिन जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह ने विरोध किया और उस विरोध के कारण रमा सिंह की जो एंट्री मार्च में ही होने वाली थी 16 मार्च को, वो टलते हुए कल जाकर के एंट्री हुई और फिर रमा सिंह को तेजस्वी ने टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर तस्दीक कर रही थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह का जो विरोध है वो काफ़ी जोर था, और अगर रघुवंश प्रसाद सिंह होते तो शायद इतनी आसानी से एंट्री नहीं होती, शायद वो महनार से प्रत्याशी भी नहीं बनते, उनकी पत्नी जो है वो चुनाव मैदान में नहीं उतर पाती। तो फिलहाल कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थक जो है उनकी नाराजगी आगे भी झेलनी पड़ेगी। हालांकि रमा सिंह कह रहा है कि हम सबको मना लेंगे, जो नहीं मानेंगे वो किनारे खुद ब खुद हो जाएंगे, विरोध नहीं चलेगा। चूंकि पार्टी उन पर, उनकी पत्नी पे भरोसा जताया है तो निश्चित तौर पर सबको साथ देना होगा। फिलहाल जो रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थक जो है उनका क्या कहना होगा, क्या किस तरह से वो विरोध करेंगे या मान जाएंगे, चलिए ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर अमित, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रमा सिंह की पत्नी की राह इतनी आसान नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनाव कार्य के लिए दिए जा रहे ट्रेनिंग से गायब 24 कर्मचारियों पर प्राथमिकी के बाद उपस्थिति 90% के पार हो गई है। पटना जिला प्रशासन की ओर से शहरी क्षेत्र के 10 केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 11 अक्टूबर तक ट्रेनिंग कराया जाएगा और इस वक्त हम पटना के कमला नेहरू हाई स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पर जो कर्मी है उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मी यहां पर प्रशिक्षण में भाग लेने पहुंचे हैं। कल ही जिलाधिकारी ने अनुपस्थित कर्मियों पर गाज गिराने का काम किया और 24 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद जो उपस्थिति है वो निश्चित रूप से बढ़ी है। हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जो कर्मी है उनको ईवीएम मशीन के साथ साथ जो वीवीपैट है, कंट्रोल यूनिट है, तमाम चीजों की जानकारियां दी जा रही है। साथ ही इस बार जो नया बदलाव हुआ है कोविड गाइडलाइंस, उसको कैसे फॉलो करना है, तमाम चीजें मास्टर ट्रेनर यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए उनकी पहचान व्हाइट कैप है, यानी सर पर व्हाइट कैप है। मास्टर ट्रेनर पहले ही ट्रेनिंग ले लिए है, उसके बाद यहाँ पर जो कर्मी है उनको ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचे हैं। हम सबसे पहले जो ट्रेनिंग लेने वाले कर्मी है उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या सब चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है? ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है हम लोग को। जैसे अब पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो वहाँ हम लोग को जैसे जिनको जो काम प्रिजाइडिंग का कार्य जो है या P1 का कार्य है या P2 का P3 का, अपने हिसाब से उन लोग को कार्य को समझाया जा रहा है। हम लोग उन लोगों को पहले तो थ्योरेटिकल बताते हैं कि किसका क्या काम है, पोलिंग कैसे शुरू कराना है, कैसे मॉक पोल कराना है, और मॉक पोल कराने के बाद फिर कैसे मशीन को सील कर देना है, मशीन को सील करने के बाद फिर एक्चुअल मतदान शुरू कराना है। तमाम जो कर्मी हैं उनको खासकर कोविड-19 को लेकर फॉलो करना है। मास्क का इस्तेमाल करने के साथ साथ थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से अंदर एंट्री होती है और ट्रेनिंग लेने के बाद निश्चित रूप से जो मतदान है वहां पर काफ़ी मददगार होंगे ये लोग, और जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग पालन कर रहे हैं। जाहिर है व्यवहारिक के साथ साथ तकनीकी ज्ञान ले रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पोलिंग जो व्यवस्था है उसमें ये लोग काफ़ी मददगार होंगे और बेहतर जो मतदान है वो हो सकेगा। कैमरामैन मनीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।